रीबर्थ ऑफ सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 7। निहारिका की धमकी सुनकर पूरा शुक्ला परिवार हैरान था। मनीष गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोला, माँ, इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। देखा आपने, किसी धमकी देकर गई हमको। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर इसके बाल पकड़कर इसे खींच के लेकर आओ और इसे मारो। मनीष की बात सुनकर मीना जी बोली, हाँ, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करना तुम। वैसे ही भी यह सब हुआ ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। कितनी बार मना किया है कि तुम लड़की बाजी से दूर रहा करो। मनीष अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन माँ। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाकी लोगों उसे इग्नोर करके जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने अपने प्लेट रखकर उसमें खाना परोस के खाने लगते हैं, और जिसे देखकर मनीष शॉक रह जाता कि इन लोगों ने उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। मनीष फिर जाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर अपनी माँ को देखते हुए बोला, माँ, मुझे खाना दो। जिसे सुनकर मीना जी बोली, खुद ले ले, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि हम लोग यहाँ घर में सबके नौकर है, तो अपना काम खुद करना सीख। अपनी माँ की बात सुनकर मनीष हैरान रह जाता है और वह बाकी लोगों को दिखता है जो चुपचाप खाना खा रहे थे। ये देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर प्लेट लेकर उसमें खाना खाने लगता है। मनीष ने सोच लिया था कि आर्यन और निहारिका से उनकी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा वो, और यही सोचकर वो खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ निहारिका अपने रूम में आकर डोर बंद करके पीछे पलटकर देखती है तो आर्यन बेड की एक साइड लेटा हुआ था अपनी आंखें बंद करके, जिसे देखकर निहारिका गहरी सांस लेती है। वो समझ गई थी कि आर्यन का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है, और वो कुछ सोचकर मुस्कुरा कर पहले अलमारी की तरफ जाती है और उसमें से अपने लिए एक नाइट ड्रेस जो रेड कलर की थी उसे लेकर एक नजर आर्यन को मुस्कुरा कर देख और फिर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद निहारिका नाइटी को पहनकर बाथरूम से बाहर आती है, जो उसके शरीर पर काफी टाइट थी और नीचे से छोटी भी थी कि वो सिर्फ घुटनों तक आ रही थी। निहारिका को ये बहुत अजीब लग रहा था, पहले उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। निहारिका फिर बेड की दूसरी तरफ आ जाती है जहां आर्यन अपना मुंह करके लेटा हुआ था, और वह पूरी हिम्मत करके बोली, हब्बी। लेकिन आर्यन आंखें नहीं खुलता है, जिसे देखकर निहारिका थोड़ी तेज आवाज में बोली, हब्बी देखो तो, और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन तब भी आर्यन को अपनी आंखें खोलता हुआ ना देखकर निहारिका थोड़े गुस्से में आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाकर बोली, हब्बी, मुझे आप मुझसे क्यों गुस्सा हो, मैंने क्या किया? आर्यन जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके लेटा हुआ था, वह निहारिका की बात सुनकर गुस्से से अपनी आंखें खोलकर बोला, तुम अपने भाई को समझा क्यों नहीं लेती हो कि वह मेरी बहनों से दूर रहे, वरना मैं सच में उसका खून कर दूंगा, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। आर्यन गुस्से में निहारिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। निहारिका ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि आर्यन उसे ऐसा कुछ करेगा, जिसे देखकर निहारिका की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह रोते हुए बोली, सॉरी आर्यन जी। निहारिका की आंखों में आंसू देख और उसकी बात सुनकर आर्यन अपनी गुस्से को कंट्रोल करके उसके ऊपर से उठकर साइड में बैठ जाता है, अपना सिर पकड़कर। निहारिका आर्यन को ऐसा करते हुए देखकर उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हर बार की तरह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। लेकिन तब भी आर्यन निहारिका की रोने की आवाज सुन लेता है, और फिर आर्यन जैसे ही सॉरी बोलने के लिए अपना सिर ऊपर करके उसे देखता है तो निहारिका की ड्रेस को देखकर हैरान रह जाता है। इतना कुछ होने के बाद उसने अभी तक निहारिका की ड्रेस पर तो ध्यान ही नहीं दिया था, जो इस रेड कलर की नाइटी में बहुत सेक्सी लग रही थी। आर्यन के अंदर एक अलग भावना उत्पन्न होने लगती है, लेकिन वो से कंट्रोल करके पहले निहारिका को शांत करने के लिए उसके मुंह से हाथ हटाकर उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, सॉरी वाइफी, वो तुम्हारे उसे कमीने भाई का गुस्सा तुम पर उतर गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो और रोना बंद करो। इतना बोल आर्यन निहारिका को अपने सीने से लगा लेता है। निहारिका आर्यन के सीने से लगे हुए भी रोए जा रही थी। आर्यन समझ गया था कि उसने निहारिका को कुछ ज्यादा ही डरा दिया गुस्से में, इसलिए वह प्यार से उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगता है। कुछ देर बाद निहारिका शांत होकर आर्यन से दूर होकर अपना सिर नीचे करके बोली, मुझे पता ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं आपके पास नहीं आती तो वे लोग भी आपके पास नहीं आते, और ना फिर वह मनीष आपकी बहनों के साथ बात करने की हिम्मत करता। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जा सकती हूँ आपको और इस घर को छोड़कर। निहारिका की बात सुनकर आर्यन हैरान रह जाता है और वह जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं निहारिका जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने गुस्से में बोला, मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना वह आपका भाई है।
इतना बोल वो कस के निहारिका को अपने सीने से चिपका लेता है। आर्यन को डर लगने लगा था कि निहारिका सच में उसे छोड़ कर ना चली जाए उन लोगों की वजह से। आर्यन के ऐसा करने के बाद भी निहारिका शांति से चिपकी रहती है, उसकी सीने से वो कुछ बोलती नहीं है। और निहारिका के ऐसा करना आर्यन को और ज्यादा डरा रही थी, इसलिए आर्यन निहारिका को छोड़ने को तैयार भी नहीं था बिल्कुल भी, और काफी देर वो उसे अपने सीने से चिपका रहता है। कुछ देर बाद निहारिका आर्यन से दूर होने को होती है तो आर्यन उसे छोड़ने से पहले बोला, मैं तुम्हें अपनी बाहों से तभी आजाद करूंगा जब तुम मुझे वादा करोगी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आर्यन की बात सुनकर निहारिका अपना सिर ऊपर करके उसे देखने लगती है। आर्यन उसके होठों पर अपने ओठ रख उसे किस करने लगता है और आर्यन की ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर निहारिका खुद को शांत कर अंदर से वह भी उसके किस में उसका साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेनतहा चूमे जा रहे थे। आर्यन समझ जाता है निहारिका के किस करने से कि वह अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वह आजाद कर देता है उसे अपनी बाहों से। किस करने के बाद निहारिका जब लंबी लंबी सांस ले रही थी तब आर्यन की नजर उसके सीने पर जा रही थी, क्योंकि टाइट ड्रेस होने से उभर ऊपर नीचे हो रहे थे उसके, और उन्हें देखकर आर्यन का खुद से कंट्रोल खत्म हो रहा था और उसकी बॉडी में परिवर्तन आने लगता है। निहारिका इस सब से अनजान थी और वह खुद को शांत करके जब आर्यन को देखती है तो वो वहां घुरे जा रहा था। इसे देखकर निहारिका अपने सीने पर हाथ रखकर घुर के आर्यन को देखते हुए बोली, हब्बी वो मुझे लगता कि यह ड्रेस अब मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। और इतना बोल वो शर्म से हुए अपने लाल चेहरे को आर्यन से छुपाते हुए खड़े होकर जैसे ही जाने को होती है तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से निहारिका की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपको अपनी दूसरा हाथ अपने सीने पर रख अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश करने लगती है। निहारिका अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर ही रही थी तभी आर्यन उसका हाथ पकड़े ही इस अपनी तरफ खींचता है, जिससे निहारिका जाकर आर्यन की गोद में बैठ जाती है। आर्यन के एकदम ऐसा करने से निहारिका हैरान थी, लेकिन तभी आर्यन उसे कमर से पकड़कर अपने बाहों में भर के उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, वाइफी ये तुमने मेरे लिए किया ना। निहारिका आर्यन की बात सुनकर जैसे ही कोई जवाब देने वाली थी तभी उसे कुछ एहसास होता है, और जिसका एहसास होते ही निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। निहारिका का इस समय मन हो रहा था कि वो भाग जाए यहाँ से दूर, लेकिन आर्यन के अपने गर्दन पर किस करने से और उसे चीज को एहसास करने से अपने नीचे निहारिका का भी खुद से कंट्रोल खत्म हो रहा था और उसके हाथ जाकर आर्यन के सिर के पीछे हो जाते हैं और वो उसके सिर के बालों में हाथ फेरने लगती है, जिसकी वजह से आर्यन का जोश और बढ़ जाता है और वह एक झटके से निहारिका को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी तुमने भूखे शेर के आगे खुद को डाला है, अब तुम्हारे साथ जो होगा जो उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। आर्यन की बात समझकर निहारिका जैसे ही कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन उसके ऊपर टूट पड़ता है और वह उसके होठों पर किस करने लगता है, साथ में उसके सीने पर हाथ रख वहां दबाने लगता है, जिससे निहारिका अपनी आंखें बंद कर आर्यन की उसे किस में साथ देने लगती है। किस करने के बाद निहारिका जब लंबी सांस ले रही होती है, इस समय आर्यन अपनी शर्ट के बटन खोलों से दूर फेंक देता है और वो फिर से निहारिका के ऊपर जाकर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, इस नाइटी को उतारते कैसे है। निहारिका जो इस एहसास में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो उसकी बात सुनकर फिर से अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि आर्यन इसकी नाइटी को उतारेगा कैसे। निहारिका ये सोच ही रही होती है तभी उसके कानों में कपड़े फटने की आवाज आती है और जब वह देखी है तो आर्यन ने ऊपर से उसकी नई रेड कलर की नाइटी को फाड़ दिया था, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। रूपाली अपने रूम में बेड पर बैठी बालकनी की तरफ देख रही थी। उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने दिन में अपनी नींद पूरी कर ली थी, तो वह रवि का इंतजार कर रही थी बैठकर, और उसे बैठे हुए करीबन 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है, लेकिन रवि को ना आता हुआ देखकर रूपाली कंफ्यूज होकर बोली, ये रवि अभी क्यों नहीं आया, वैसे मैसेज करके इतना परेशान कर रहा था मुझे कि तैयार रहना, ये दूसरा राउंड उल्टी सीधी बातें कर रहा था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा भी आया, और अब देखो जब जरूरत है तब अभी तक नहीं आया। सच में कभी कभी यह लड़का मुझे बहुत गुस्सा दिला देता है। यही सोचकर रूपाली अपने फोन को उठाकर उससे रवि का नंबर डायल कर देती है, लेकिन रवि उसका कॉल नहीं उठाता है, जिसे देखकर रूपाली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह फिर से उसका नंबर ट्राई करती है तो इस बार भी रवि उसका कॉल नहीं उठाता है, जिसे देखकर रूपाली गुस्से में रवि को मैसेज करती है, रवि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, फिर मैं सो जाऊंगी, अगर तुम्हें आना है तो आओ। इतना मैसेज करने के बाद वो इंतजार करती है और रवि के रिप्लाई का, तो रवि उसका मैसेज देख लेता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, जिसे देखकर रूपाली हैरानी से एकदम से बेड से खड़े होते हुए बोली, अब तो सच में ही लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब लेकिन क्यों, और वो कुछ सोचकर रवि को दूसरा मैसेज करती है।
रवि देखो, मुझे पता है कि तुम मेरे मैसेज देख रहे हो, तो यह नाटक करना बंद करो, जल्दी से मेरा मैसेज का रिप्लाई दो या कॉल करो। और गुस्से में बोला था वो मैंने, और उसी समय तुमसे माफी मांगी थी ना मैंने, फिर ये सब करने का क्या मतलब है? रूपाली थोड़ी गुस्से में मैसेज करती है। रवि अपने रूम में बेड पर लिटा रूपाली के मैसेज कोई देखे जा रहा था, और जैसे ही उसका दूसरा मैसेज आता है तो वो से पढ़ता है पहले, और फिर रिप्लाई में बस इतना लिखता है, गुड नाइट, तुम थकी ही हो ना, सो जाओ, और वैसे भी मैं तो तुम्हें परेशान करता हूं, तो क्या फायदा फिर तुम्हें मैसेज या कॉल करें या फिर तुम्हारे पास आने का। यह मैसेज कर रवि अपने फोन को साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रूपाली जब रवि का मैसेज पढ़ती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और वह गुस्से में रवि को रिप्लाई करती है, ओके राहु, गुस्सा मुझे भी, अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, और खबरदार अगर मेरे पास आए तो, और अब मुझे ना मैसेज करना ना कॉल। इतना मैसेज कर रूपाली गुस्से में अपने फोन को बेड पर फेंक देती है, और फिर जाकर बालकनी के डोर को लॉक कर देती है, और फिर वापस आकर बेड पर लेट जाती है अपनी आंखें बंद करके। रूपाली का मैसेज पढ़कर रवि भी अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। इधर आर्यन के रूम में निहारिका आर्यन को गुस्से से देखे जा रही थी, क्योंकि आर्यन ने उसकी नई नाइटी फाड़ दी थी। आर्यन निहारिका की बॉडी से उसे नाइटी को पूरी फाड़ के दूर फेंक देता है, जिसे देखकर निहारिका अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आर्यन निहारिका के ऊपर आकर उसके माथे पर किस करता है पहले, और फिर उसके होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है। आर्यन निहारिका को किस कर ही रहा था, तभी निहारिका आर्यन से अपना बदला लेने के लिए उसके होठों पर काट लेती है, जिससे दर्द में आर्यन के मुंह से चीख निकल जाती है। वो उससे दूर हो जाता है एकदम से, और अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से निहारिका को देखने लगता है। तो निहारिका हंसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी नाइटी फाड़ने की, तुम मुझसे बोलते तो मैं खुद उतार देती ना। निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसे घूर के देखते हुए बोला, तुमने एक नाइटी के चक्कर में मुझे काटा, मैं ऐसी नाइटी तुम्हें 50,000 दे दूंगा कल ही। आर्यन की बात सुनकर निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या तुम हर रात को मेरी नाइटी फड़ोगे? आर्यन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर निहारिका अपना सिर पकड़ लेती है। इतना भी अमीर होना सही नहीं होता, अब देखो इस अमीर आदमी को जिसे कपड़ों की वैल्यू नहीं है। निहारिका को ऐसा करता हुआ देखकर आर्यन फिर से उसकी होठों पर किस करती हुए बोला, अच्छा छोड़ो, हम कल फिर से शॉपिंग पर चलेंगे, अभी ऐसा मूड बनाकर हमारे इस रोमांटिक पल को खराब मत करो। आर्यन की बात सुनकर निहारिका उसकी किस में उसका साथ देने लगती है। आर्यन फिर निहारिका को किस करते हुए ही उसके उभार पर हाथ फिरने लगता है, और फिर उसकी ब्रा कोई उतार के साइड में फेंक देता है। ये देखकर निहारिका जल्दी से अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर उन्हें छुपाने लगती है आर्यन से, लेकिन आर्यन उसके हाथों को उठाकर वहां पर किस करने लगता है। आर्यन निहारिका के उभारों को लिप करने के बाद अपना एक हाथ निहारिका के पेट के नीचे ले जाने लगता है, जिसे देखकर निहारिका उसका हाथ पकड़कर आर्यन को देखने लगती है। निहारिका के ऐसे करने से आर्यन भी उसे देखने लगता है, जिसे देखकर निहारिका बोली, अब भी मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही है। निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसके माथे पर किस करके बोला, पहली बार है ना हमारा, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन विश्वास रखो सब अच्छे और आराम से होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। आर्यन की बात और उसकी आंखों में देखकर निहारिका का हाथ आर्यन के हाथ से छूट जाता है, और वह अपने हाथ को आर्यन के सिर के पीछे रख लेती है, जिसे देखकर आर्यन अपने उसे हाथ को निहारिका की पेटी के अंदर हाथ डालकर उसके नीचे के होठों पर अपने हाथ को जैसे ही रखता है तो निहारिका अपने दोनों पैरों आपस में जुड़ने लगती है, और उसकी दिल की धड़कन तेज हो आती है। ये देखकर आर्यन निहारिका के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है, और फिर उसके अंदर 2 उंगली प्रवेश कर देता है, जिससे निहारिका के मुंह से प्यार भरी आवाज निकल जाती है, और उसकी हाथों की पकड़ आर्यन के सिर के बालों में टाइट होने लगती है। निहारिका इस दर्द में आर्यन से बोली, अब भी मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आराम से। जिसे सुनकर आर्यन अपनी उंगली वापस निकाल लेता और फिर निहारिका के होठों पर किस करने लगता है, और जब निहारिका नॉर्मल हो जाती है तो आर्यन नीचे की ओर जाकर उसकी पैंटी उतार देता है, और वह बेड से नीचे उतरकर निहारिका को देखता है तो निहारिका बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई थी। निहारिका भी आर्यन को देखती है तो आर्यन कम से कम पैंट तो पहने हुआ था, उसके शरीर पर तो एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे उसे बहुत शर्म आ रही थी। निहारिका फिर एक हाथ अपने नीचे और एक हाथ अपने सीने पर रखकर छुपाने लगती है उन्हें, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराने लगता है। वो अपना पैंट निकलकर साइड में रख देता है और फिर अपना अंडरवियर भी निकालकर उसे भी साइड में रख देता है, और वो बेड पर आकर निहारिका के पैरों के पास बैठ जाता है। निहारिका जो दूसरी तरफ देख रही थी, शर्म के मारे वह आर्यन को देखती है और फिर उसकी नज़र आर्यन की नीचे जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है।
जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराने लगता है और वो निहारिका के ऊपर जाकर उसे किस करते हुए बोला, डरो मत, मैं धीरे धीरे करूंगा। और इतना बोल वो अपना मेन पार्ट निहारिका के अंदर हल्का सा प्रवेश कराता है, जिससे निहारिका की मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर आर्यन निहारिका के सिर के बालों में हाथ फिरते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। निहारिका दर्द में आर्यन को देख रही थी, जिसे देखकर आर्यन बोला, वाइफी ज्यादा दर्द हो रहा हो तो रहने देते हैं। लेकिन निहारिका आर्यन के कंधों पर हाथ रखकर दर्द में मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, और किसी दिन तो ये होना ही था, तो आज ही क्यों नहीं। निहारिका की बात सुनकर और उसे मुस्कुराते हुए देखकर वह भी उसके माथे पर किस करके फिर से दूसरे झटके के साथ उसके अंदर पूरा प्रवेश कर जाता है, जिससे दर्द में निहारिका की जान सी जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगती है। जिसे देखकर आर्यन बोला, तुम्हें इतनी दर्द सहने की जरूरत नहीं है, इतना बोलो उससे बाहर आने को होता है। तो निहारिका उसकी पीछे हाथ रखकर कसके उसे खुद से चिपका लेती है, जिसे आर्यन उसके ऊपर ही लेट जाता है। और कुछ देर ऐसे ही लेटने के बाद जब आर्यन को लगता है कि निहारिका शांत हो चुकी है और उसे कम दर्द हो रहा है, तो वह धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और कुछ देर बाद तो निहारिका भी आर्यन का साथ देने लगती है और दोनों इसी तरह प्यार में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ रवि के रूम में रवि बेड पर लेटे हुए ऊपर चल रहे फैन को देखे जा रहा था। काफी देर सोचने के बाद और इंतजार करने के बाद जब रूपाली का माफी का या सॉरी का कोई मैसेज नहीं आता है, तो रवि उदास होकर अपने फोन को उठाकर रूपाली के उन मैसेज को देखने लगता है, जिसमें प्यार तो दूर दूर की दिख ही नहीं दे रहा था। रवि रूपाली के मैसेज को पढ़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माफी या सॉरी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे तुम्हारे व्यवहार से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती यह रिश्ता निभा रहा हूं, क्योंकि तुम तो चाहती हो कि तुम अपने दादाजी की मर्जी से किसी और से शादी कर लो। इतना बोल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर अपनी भाभी की बात याद करके की बात ना करके और इग्नोर करके केवल दूरियां बढ़ती हैं, तो वो खुद हिम्मत करके रूपाली को सॉरी का मैसेज कर देता है। और फिर वो इंतजार करने लगता है कि रूपाली क्या रिप्लाई करती है उसकी मैसेज का। इधर रूपाली की आंखों में भी नींद नहीं थी और वह सोच रही थी क्या उसे रवि को सॉरी का मैसेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही अपने फोन पर मैसेज आने की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपने फोन को उठाती है, जो उससे थोड़ी दूर पड़ा हुआ था बेड पर। और वह उससे मैसेज को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से रवि के मैसेज का रिप्लाई करके बोली, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। रवि, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मुझे कॉल करो। रूपाली रोते हुए ही रवि को मैसेज कर देती है, जिसे पढ़कर रवि जल्दी से बेड से खड़ा होकर बालकनी में आकर रूपाली को कॉल कर देता है। उसके आंखों में नमी थी। रूपाली रवि का कॉल रिसीव करके कानों में फोन को लगा लेती है और इंतजार करने लगती है रवि के बोलने का और रवि रूपाली के बोलने का, और दोनों इस तरह एक दूसरे को बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी रवि की हल्की सी आवाज आती है, जान, जिसे सुनकर रूपाली अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों से एक आंसू निकल कर नीचे गिर पड़ता है। रवि रूपाली की आवाज सुने बिना समझ जाता है कि इस समय वो रो रही होगी, इसलिए वह बोला, नहीं जान, रो मत, मैं नहीं हूं तुमसे गुस्सा, देखो मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूं। रवि की आवाज सुनकर रूपाली अपनी आंखों से आंसू साफ करके बोली, सॉरी सॉरी, वो सब मैंने गुस्से में बोला था। रवि, मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो। तुम्हारी एक कुछ देर नाराज की मेरी जान निकाल रही थी, मैं नहीं रह सकती तुमसे बात किए बिना। रूपाली के रोते हुए बात सुनकर रवि बालकनी में झूले पर बैठते हुए बोला, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, सोचा था कि तुमसे कुछ दिन बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन तो दूर की बात, 1 घंटा नहीं रुका गया मुझसे। न जाने कितनी बार तुम्हारे मैसेज देखकर बार बार पढ़कर खुद को समझा रहा था कि शायद मेरी ही गलती है, मुझे तुमको मैसेज करके परेशान नहीं करना चाहिए था। रवि की बात सुनकर रूपाली भी बेड से खड़ी होकर बालकनी में आ जाती है, बालकनी का डोर खोलकर, और वो भी झूले पर बैठकर बोली, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया रवि, वह किसी की वजह से मेरा इतना मूड खराब था कि मैंने उसका गुस्सा तुम पर उतार दिया। सॉरी, आगे से कभी तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगी, प्लीज खुद को दोस्त मत दो और मुझसे बात किया करो, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा मेरा, मिस यू रवि। रूपाली अपनी आंखों से आंसू साफ करके चांद को देखते हुए बोली। रूपाली की बात सुनकर रवि एकदम से झूले से खड़े होकर बोला, अच्छा ऐसी बात है तो रुको, मैं अभी आया तुम्हारे पास। लेकिन रवि की बात सुनकर रूपाली जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, नहीं, रहने दीजिए, और रात बहुत हो गई, इतनी रात को तुम्हारा आना सही नहीं होगा, और मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है, पता नहीं कब कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, रास्ते में गुंडागर्दी वैसे भी बहुत हो रही है हमारे शहर में। रूपाली की बात सुनकर रवि वापस झूले पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर रहने देते हैं, लेकिन हम करीब तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम मुझे देख सकती हो।
रवि की बात सुनकर रूपाली कंफ्यूज होकर बोली, मतलब कैसे? जिसे सुनकर रवि कुछ बोलता नहीं है, बस कॉल काट देता है। इसे देखकर रूपाली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से में बोली, इसकी तो मैं, अरे अब क्यों कॉल कटा? रूपाली और आगे कुछ बोल पाती या फिर रवि को कोई गाली देती उससे पहले ही उसके फोन पर रवि की वीडियो कॉलिंग आने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रवि ने उसका कॉल क्यों काटा और वो मुस्कुरा कर कॉल रिसीव कर लेती है और कॉल रिसीव करते ही उसके सामने रवि का चेहरा आ जाता है। रूपाली रवि का चेहरा देखते ही समझ जाती है कि वह भी रोया है उसके लिए। रूपाली को खुद को इस तरह देखते हुए देखकर रवि अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, और अपनी आंखों से आंसू साफ करो, मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता जान। रवि की बात सुनकर रूपाली बोली, नहीं, पहले तुम अपने चेहरे से ये झूठी मुस्कान तो हटाओ और अपनी आंखों से आंसू साफ करो, मुझे तुम्हारा यह मुरझाए हुए चेहरा अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से तुम ये झूठी मुस्कान दिखाकर क्या दिखा रही हो कि तुम ऐसे करके मुझे खुश कर दोगे? रूपाली की बात सुनकर रवि के चेहरे से मुस्कान चली जाती और वह उसे देखते हुए बोला, रहने दो, मैं वह सब भूलना चाहता हूँ। क्या हुआ, अगर तुमने मुझे डांटा गलती भी तो मेरी थी ना, मुझे तुम्हें हर टाइम परेशान नहीं करना चाहिए। इतना बोल रवि अपनी आंखों से आया आंसू साफ कर लेता है और फिर चांद को देखने लगता है। रूपाली रवि की बात सुनकर और उसे ऐसा करते हुए देखकर उदास होकर बोली, सॉरी रवि, लेकिन सच में मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, पता नहीं मुझे इस टाइम क्या हुआ था जब मैं तुम्हें इतना सोना दिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। रूपाली भोला सा चेहरा बनाकर रवि को देखकर बोली। रवि रूपाली की बात सुनकर अपने फोन में रूपाली का चेहरा देखते हुए बोला, मैंने कहा ना छोड़ो अब, और तुम यह अपनी बालकनी में क्यों हो, जाओ रूम में अंदर आराम करो, अभी नींद पूरी अच्छी से कर लोगी तो कल ऑफिस आ जाना। रवि की बात सुनकर रूपाली अपना सिर नीचे करते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने, लेकिन मुझे तुमसे ये बोलना था कि मैं शायद कल ऑफिस ना आऊं। रूपाली की बात सुनकर रवि उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है तो रूपाली बोली, वो आज मेहमान आए थे ना, उनसे ही मिलने जाना है, तो दादाजी ने मना किया है ऑफिस जाने के लिए, प्लीज रवि, और मैं पक्का परसों से ऑफिस आऊंगी। रवि रूपाली की बात सुनकर बोला, ठीक है मैं तुमसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, वैसे कौन है वह जिनके चक्कर में हमारे बीच में इतनी लड़ाई हुई और तुम उनसे मिलने के लिए कल जा रही हो, जिसकी वजह से कल ऑफिस भी नहीं आओगी। रूपाली रवि को अर्जुन के बारे में नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि आज नहीं तो कल वह अर्जुन को साफ मना कर देगी, तो रवि को बताने से कोई फायदा नहीं है और उनके बीच में गलतफहमी और कुछ नाराजगी आएगी बताकर बस। यही सोचकर रूपाली झूठ बोलती हुई बोली, कुछ नहीं, ज्यादा खास लोग नहीं है उनके साथ, बस दादाजी ने छोटी सी मीटिंग रखी है क्योंकि बहुत सालों से मिली नहीं है ना, इसलिए छोटा सा लंच है, वह करके हो सकता है मैं अगर जल्दी फ्री होगी तो ऑफिस लिया जाऊं, वरना अगली दिन तो मिलेंगे ही ऑफिस में हम लोग। रूपाली खड़ी होकर अपने रूम में जाती हुई बोली, और रूपाली की बात सुनकर रवि हाँ मैं सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना, अगर फ्री ना हो तो ऑफिस मत आना, आराम ही कर लेना एक दिन और। रवि की बात सुनकर रूपाली मुस्कुराती हुई बेड पर लेटकर बोली, थैंक्स मेरे प्यारे होने वाले पतिदेव, और अब आप भी रूम में आकर बेड पर लेट जाओ, दिन भर ऑफिस में काम करते हो तो रात में जागना अच्छी बात नहीं। रूपाली हंसते हुए बोलती है, जिसे सुनकर रवि भी हंसते हुए बालकनी में से अपने रूम में आ जाता है। बेड पर लिटते हुए बोला, पति तो तब बनेगा ना जब तुम्हारे वो बूढ़ा दादाजी मानेगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसे मनाने में। इतना बोल रवि उदास सा चेहरा बना लेता है, जिसे देखकर रूपाली हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, मेरे दादाजी इतने भी बुरे नहीं है, बस अभी थोड़े नाराज है, लेकिन जल्दी वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे जब मैं बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रूपाली की बात सुनकर रवि गहरी सांस लेकर बोला, हाँ उम्मीद तो यही कर सकते हैं, बाकी क्या होगा उसका तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ दुल्हन बनाकर इस घर में आओगी, गलती से भी किसी और का हाथ थाम तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे परिवार के लिए। रूपाली रवि की बात सुनकर हैरान होकर उसे देखने लगती है, ये लड़का उसे धमकी दे रहा है और वह बुरा सा मुंह बना लेती है, जिसे देखकर रवि बोला, हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, इसे धमकी समझना मेरी, क्योंकि मैं जितना ज्यादा प्यार कर सकता हूँ उतना ज्यादा नफरत भी कर सकता हूँ, और गुस्सा तो तुमने मेरा भी देखा ही नहीं। रवि की बात सुनकर रूपाली को हंसी आने लगती है, वह अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओके ओके मैं समझ गई, इतना सीरियस मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद किसी और का हाथ थामने से पहले मरना पसंद करूंगी, ओके अब सो जाओ, गुड नाइट। रूपाली की बात सुनकर रवि मुस्कुराते हुए, गुड नाइट जान, अब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि जब तक तुम नहीं सोएगी तब तक मैं अपना फोन में वीडियो कॉल बंद नहीं करने वाला।
रूपाली रवि की बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे रवि देखने लगता है। कुछ देर बाद रूपाली अपनी आंखें खोलती है, तब भी रवि उसे देख रहा था, जिसे देखकर रूपाली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यह आदमी सोया नहीं, उसे पर नजर रख रहा है। रवि रूपाली को गुस्से से देखते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा था, पहले सो जाओ तुम और मैं तुमसे दूर हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम सोई कि नहीं, इसलिए मेरे साथ चीटिंग करने की सोचना भी मत। रवि की बात सुनकर रूपाली रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन अभी मैं सो चुकी हूं, दिन में मैंने अपनी नींद पूरी कर ली अपनी, और रात में मुझे नींद नहीं आ रही। रूपाली की बात सुनकर रवि बोला, ओके मत सो, मैं आ रहा हूं फिर तुम्हें सुलाने के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। रवि बेड से उठकर खड़े हुए बोला। रवि की बात सुनकर और उसे ऐसा करता हुआ देखकर रूपाली जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, ओके ओके मैं सो रही हूं, तुम मत आओ प्लीज, कुछ दिन तुम दूरी ही रहो, यही अच्छा होगा। रूपाली की बात सुनकर और उसे ऐसा करता हुआ देखकर रवि मुस्कुराने लगता है और फिर वह से देखता रहता है, और जब उसे लगता है कि रूपाली सो चुकी है तो वह अपना फोन से वीडियो कॉल बंद करके सो जाता है। इधर गीता बबीता अपने रूम में सो रही थी, उसी समय कोई हल्का सा रूम का डोर नॉक करता है, जिसकी वजह से गीता की नींद खुल जाती है और वह रूम की लाइट ऑन करके देखती है तो बबीता गहरी नींद में सो रही थी। अपनी बड़ी दीदी को सोता हुआ देखकर गीता अपने रूम की डोर की तरफ देखते हुए बोली, रात की 2 बजे कौन डोर नॉक कर रहा है, और इस समय दीदी को उठाना तो सही नहीं होगा, मुझे ही देखना चाहिए कौन है। और यही सोचकर वो और बेड से उतरकर आधी नींद में जाकर रूम का डोर खुलती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह कुछ बोल पाती है उससे पहले वह व्यक्ति एकदम से अंदर जाकर उसकी मुंह पर हाथ रख लेता है, और उसे आदमी के ऐसा करने से गीता की दिल की धड़कन तेजी से चलने लगती है। वो इंसान गीता के मुंह पर हाथ रखे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्लीज यार किसी को मत बताना, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, तुमसे बात की तो तुमसे बात करने का इतना मन हो रहा था कि नींद ही नहीं रही थी तो मुझे आना ही पड़ा। गीता उस इंसान की बात सुनकर उसे देखने लगती है, जिसे देखकर वह इंसान गीता की मुंह से हाथ हटाकर बोला, मैं सच बोल रहा हूँ गीता, मेरा मन नहीं लग रहा था तुमसे बात किए बिना, लेकिन मुझे डर था कि मेरी वजह से फिर से मेरे जीजा जी तुम्हें कुछ सजा ना दे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं जा सकता हूँ। इतना बोल उदास सा चेहरा बनाकर पलट कर जाने लगता है, तभी गीता उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उस इंसान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और अपने चेहरे को नॉर्मल कर पलट कर वापस गीता को देखता है तो गीता नामे सिर हिला देती है। वो इंसान यानी मनीष गीता को ऐसे करते हुए देखकर मुस्कुराता है, बदले में गीता भी ही मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर मनीष उसका हाथ पकड़े ही उसके करीब आकर बोला, मेरे साथ घूमने चलोगी क्या। मनीष की बात सुनकर गीता कंफ्यूज होकर अपना सिर ऊपर करके उसे देखकर बोली, इतनी रात को किसी ने देख लिया तो। मनीष गीता के आंखों में देखते हुए बोला, विश्वास कर सकती हो मुझ पर क्या। गीता भी मनीष की आंखों में देखते हुए हाँ मैं सिर हिला देती है बस, जिसे देखकर मनीष मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो, और फिर दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। घर की सारी लाइट बंद थी। मनीष गीता के रूम का डोर बंद कर देता है हल्की सी, और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो आज तुम्हें इस खूबसूरती दुनिया दिखाता हूँ, रात में कैसी लगती है। गीता कुछ नहीं बोलती है, बस उसके साथ घर से बाहर आ जाती है। मनीष गीता को घर के मेन डोर के पास लाता है तो वह बड़ा सा गेट बंद था, जिसे देखकर गीता धीरे से बोली, घर से बाहर कैसे जाएंगे हम। तो मनीष गीता को चुप रहने का इशारा करके गार्ड रूम में जाकर वहां सो रहे गार्ड अंकल को एक नजर देखता है और फिर साइड में रखी टेबल पर डोर की चाबी लेकर वापस आ जाता है, और फिर वो गीता का हाथ पकड़कर डोर खोलकर उसे बंद कर देता है। गीता मनीष के ऐसा करने से हैरान थी और उसे डर लग रहा था कि आर्यन भाई को पता चल गया तो वे उसे छोड़ेगा नहीं। मनीष फिर गीता का हाथ पकड़कर बोला, चिंता मत करो, विश्वास रखो म पर, किसी को पता नहीं चलेगा और आज की रात तुम्हारे लिए बेस्ट रात होगी। इतना बोल उसका हाथ पकड़कर रोड के साइड में खड़ा हो जाता है, एक नाइट टैक्सी को रोकता है और फिर दोनों उसमें बैठकर चले जाते हैं। गीता मनीष के पास टैक्सी में बैठे उसे देखते हुए बोली, मनीष जी हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे डर लगने लगा है, प्लीज आप वापस घर चलो। गीता की बात सुनकर मनीष उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बार विश्वास करके देखो मुझ पर, वादा करता हूँ आगे से फिर तुम कभी ऐसा नहीं बोलोगी कि तुम्हें डर लगता है, बल्कि तुम्हारे लिए ये लाइफ इतनी अच्छी बन जाएगी जिसकी तुमने सोचा भी नहीं होगा। गीता मनीष की आंखों में देख हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं था। पहली बार वह आर्यन भाई के खिलाफ जा रही थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर यह सोचकर कि उसे भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार, तो वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस उसके साथ एंजॉय करने लगती है रात का सफर।
मनीष गीता को एक बढ़िया से नाइट होटल में लेकर जाता है जहां उसे बढ़िया सा खाना खिलता है और फिर उसके लिए अच्छे से कपड़े लेता है इस होटल की मैनेजर को बोलकर जो शायद उसका दोस्त था। और फिर जब गीता उसके आगे उस ड्रेस को पहनकर आती है तो मनीष का खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। गीता भी शर्माते हुए उसे देख रही थी। मनीष फिर अपने पास खड़े अपने दोस्त को थैंक्स बोलता है और गीता के पास आकर उसके हाथ पकड़कर उसे पर हल्का सा किस कर देता है जिसे देखकर गीता पहले हैरान हो जाती फिर शर्मा कर अपना सिर नीचे कर ली थी, जिसे देखकर मनीष की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह उसकी कमर में हाथ डालकर अपने दोस्त से बोला, भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नीचे क्लब में जा रहा हूँ। तो होटल का मैनेजर मुस्कुराती हुई बोला, जरूर भाई तेरे लिए मना है क्या, जा एंजॉय कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गीता मनीष का हाथ अपने कमर में देख और उसके मुंह से अपने लिए गर्लफ्रेंड सब सुनकर वह थोड़ी हैरान थी लेकिन वह उसे समय कुछ बोलती नहीं है। मनीष उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे क्लब में ले जा रहा होता है तभी गीता उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, सॉरी मनीष जी लेकिन मुझे ये सब नहीं पसंद, प्लीज आप थोड़ा दूर रहिए और आगे से किसी को यह मत बोलना कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ दोस्त बोल सकते हो, आपको पता है ना आर्यन भाई कितने गुस्से वाले होने बिल्कुल नहीं पसंद हमारा किसी और लड़कों के साथ घूमना फिरना, आप भाभी के भाई नहीं होते ना तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। गीता की बात सुनकर मनीष को अंदर से बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि अभी तो उसका प्लान सही से शुरू भी नहीं हुआ है। जब पूरा शुरू हो जाएगा तो ये लड़की उसके करीब आएगी और उस पल के लिए वो उसे मना नहीं करेगी और फिर चाहे उसके लिए उसे अपने भाई भाभी से भी लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े। मनीष यही सोचकर गीता का हाथ पकड़े हुए क्लब में आ जाता है। दोनों नीचे नाइट क्लब में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर लड़का लड़कियां साथ में डांस कर रहे थे और बियर पी रहे थे, यानी कि फुल मस्ती चल रही थी। गीता को ये बहुत अजीब लगता है और वह मनीष को देखते हुए बोली, मनीष जी मुझे ये सब नहीं पसंद, प्लीज वापस चलते हैं। इतना बोल वो जाने को होती है तभी मनीष उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोला, इतना रात डरोगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगी, एंजॉय करो कब तक उसे घर में बंद रहोगी और फिर शादी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी जाएगी, इसलिए अभी एंजॉय नहीं कर पाए तो कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। गीता जो मनीष के ऐसा करने से हैरान थी और उसके हाथ मनीष के सीने पर थे और मनीष के हाथ उसकी कमर पर और वह उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। तभी उनके पास एक वेटर ड्रिंक लाता है तो गीता मनीष से दूर होकर उसे को मना कर देती है कि वो ड्रिंक नहीं लेती लेकिन मनीष उसे वेटर के हाथ से दोनों ड्रिंक लेकर एक गीता के आगे करके बोला, चिंता मत करो ये शराब नहीं है, सदा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड है, कुछ नहीं होगा। लेकिन गीता मना करती है लेकिन मनीष की जिद करने पर वह मुस्कुराकर उसके हाथ से बियर का गिलास लेकर बियर लेने लगती है। गीता को पहले तो अजीब लगती है लेकिन फिर पीने में मजा आता है जिसे देखकर मनीष उसके लिए और लेकर आता है तो वो 3-4 गिलास पी लेती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है जिसे देखकर मनीष बोला, देखा ऐसे जीते हैं लाइफ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसे घर में नौकरों की तरह बिताई है, एंजॉय करो यार, क्या रखा है इन सब में, जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या फायदा। मनीष की बात सुनकर गीता बोली, मनीष तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं यह नहीं भूल सकती कि आर्यन भाई और उनके परिवार ने जो मेरे लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी और वह नहीं होते तो हमारी कभी मुलाकात भी नहीं होती, इसलिए आगे से उनके खिलाफ कुछ मत बोलना प्लीज, और यह सब अच्छा है लेकिन मुझे इन सब से बढ़कर वह लाइफ पसंद है। गीता की बात सुनकर मनीष एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि लड़की को ये सब पसंद नहीं आया लेकिन वह समझ गया था इतनी आसानी से ये लड़की उसके हाथ में नहीं आने वाली, उसे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही सोचकर उसके हाथ से खाली ड्रिंक के गिलास लेकर उसे वापस एक वेटर की प्लेट में रख देता है और फिर गीता के पास आकर बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। गीता जो सामने नाच रहे लड़का लड़कियों को देख रही थी वह मनीष की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। मनीष उसके आगे अपना हाथ करके बोला, आओ हम भी थोड़ा डांस कर ले। लेकिन गीता ना में सिर हिलाकर बोली कि उसे डांस नहीं आता तो मनीष उसका हाथ पकड़कर उसे डांस कर रहे लोगों के पास ले जाते हुए बोला, और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा तुमसे भी। और फिर वो उसका एक हाथ पकड़े ही गीता का एक हाथ अपने कंधे पर रख और फिर अपना हाथ उसके कमर पर रख, उससे पहले बताता कि कैसे करना है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं और जब गीता को आ जाता है तो वह भी मुस्कुराते हुए इसके साथ डांस करने लगती है। मनीष और गीता एक साथ डांस कर ही रहे थे तभी गीता का पैर गलती से पास में डांस कर रही है एक लड़की के पैर में लग जाता है जिससे वो लड़की दर्द में चीखती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसे लड़की को देखने लगते हैं। उसे लड़की के साथ डांस कर रहा उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को चिल्लाते हुए देखकर बोला, क्या हुआ बेबी तुम ऐसे क्यों चीखी।
जिसे सुनकर वो लड़की अपने पैर पर हाथ रखकर नीचे बैठते हुए बोली, इस लड़की ने मेरे पैर में लात मारी, जोर से देखो कितना दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाएगा। वो लड़की रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, जिसे सुनकर उसे लड़की का बॉयफ्रेंड गीता को देखा है तो गीता जो काफी डर चुकी थी वो जल्दी से नामे सिर हिलाने लगती है और पास खड़े मनीष से बोलती है, मनीष जी यह सब गलती से हुआ। और गीता की बात सुनकर मनीष कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह नीचे बैठी लड़की को गुस्से से बोली, कितना झूठ बोलती है तू, एक तो जानबूझकर मेरे पैर में लात मारी, पता नहीं तुम जैसे लड़कियों को कौन यहाँ आने देता है। उसे लड़की की बात सुनकर मनीष बोला, देखी मेरी गर्लफ्रेंड जब बोल रही है ना कि उससे गलती हुई है तो आप बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ उसकी जगह। वह लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड मनीष को गुस्से से देखते हुए मनीष के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर बोला, क्या रे ज्यादा सड़ा बन रहा है क्या, एक तो मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाए ऊपर से ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुमने कुछ नहीं किया। मनीष उसे लड़के का हाथ पकड़ उसे नीचे करते हुए बोला, पहली बात अपना हाथ नीचे कर, और दूसरी। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक लड़का उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मारता है जिससे मनीष जाकर दूर गिरता है, जिसे देख गीता डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। और दो लोग मनीष को मारने लगते हैं, जिसे देख गीता भागकर उन लोगों मनीष से दूर कर उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। गीता को उन दोनों लड़के दिमाग में कुछ आता है और वे लोग पीछे पलट कर अपने दोस्त को देखते हैं तो वो दोस्त हाँ में सिर हिला देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंह विला आर्यन और निहारिका के रूम में। आर्यन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि निहारिका उसके बाहों में सो रही है, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराने लगता है और फिर वह सामने घड़ी में टाइम देखता है तो हैरान रह जाता है, सुबह के 9 बजे बज चुके थे। ये भगवान, उन्हें इतना टाइम कैसे हो गया। सोते हुए निहारिका जी भी नहीं उठी जल्दी। फिर आर्यन निहारिका के चेहरे पर थकावट देखकर प्यार से उसके सिर के बालों में हाथ फिरने लगता है। एक दिन निहारिका जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार न करे कोई बात नहीं, और वैसे भी अब तो घर में कई सारे नौकर हैं तो यह इतना जरूरी नहीं है। आर्यन ये सोचकर निहारिका के सिर के बालों में हाथ फेर रहा होता है, तभी निहारिका अपनी आंखें खुलती है और अपने सामने आर्यन का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगती है, और वह जैसे ही पलटने को होती है तो दर्द से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। जिसे सुनकर आर्यन जल्दी से उसे खुद से चिपकाकर उसके सिर के बालों में हाथ फिरते हुए बोला, क्या हुआ, तुम चीखें क्यों, क्या दर्द हो रहा है। आर्यन की बात सुनकर निहारिका रोनी सी शकल बनाकर बोली, हाँ अब भी बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन निहारिका की बात सुनकर बोला, कोई बात नहीं तुम आराम करो, होता है जब पहली पहली बार करते हैं तो ऐसा होता है। आर्यन की बात सुनकर निहारिका बोली, लेकिन मैं दिन भर रूम में तो नहीं पड़ी रह सकती ना, देखो कितना लेट हो गया आज, और घर में सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं जो सुबह 6 बजे उठकर भगवान की आरती करती थी आज वो दिन भर रूम से बाहर नहीं निकल रही हूँ क्यों। और वो उसे बारे में सोचकर डरने लगती है। निहारिका को डरता हुआ देखकर आर्यन उसके होठों पर किस करके बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कोई, और अगर सोचेंगे भी तो उनको पता होगा कि तुम क्यों नहीं आ रही। आर्यन की बात सुनकर निहारिका कंफ्यूज होकर बोली, क्या सोचेंगे, मैं क्यों नहीं आई। निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसकी गाल पर हाथ रखकर और उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, क्योंकि वाइफी सब सोचेंगे कि हम लोग इस घर को बारिश देने के लिए रूम में रुके हुए हैं। आर्यन की बात सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह एकदम से बेड पर बैठ जाती है उठकर, जिससे उसे काफी दर्द होता है। निहारिका के देखकर आर्यन जल्दी से उसे पकड़कर बोला, अरे क्या हुआ, लेटी रहो ना। निहारिका नम आंखों से आर्यन को देखते हुए बोली, नहीं हब्बी यह सही नहीं है, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे जाना ही होगा नीचे, मैं नहीं रुक सकती। इतना बोल बेड से उठने को होती है तो जो मेहनत रात को की थी उसने वो मेहनत की वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती और वापस बेड पर बैठ जाती है। जिसे देखकर आर्यन उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के बोला, छोड़ो ना, वैसे भी अब तुम नहीं उठने वाली तो क्यों ना एक राउंड और मार लेते हैं। आर्यन की बात सुनकर निहारिका गुस्से से उसे खुद से दूर करके उसे देखकर बोली, आप चुप रहो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। निहारिका की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर बोला, मेरी वजह से भला कैसे हुआ, क्या तुम मेरे साथ नहीं दे रही थी क्या, जब मैं कर रहा था तो तुम आवाज नहीं निकल रही थी कि हब्बी और करो, मजा आ रहा है, आ हब्बी और करो आ। आर्यन की बात सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, बेशर्म आदमी, चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा, और मत बोलो, वो सब तुम्हारी वजह से ही मेरे मुंह से निकल रहा था। आर्यन निहारिका की बात सुनकर और उसे अब खुद के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ देखकर अंदर से बहुत मुस्कुरा रहा था, जो उसके चेहरे से दिखने लगा था।
जिसे देखकर निहारिका को और ज्यादा गुस्सा आता है आर्यन के ऊपर और वह अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए गुस्से में बोली, अब आप मेरे करीब भी मत आना। लेकिन उसके बोलने से पहले ही आर्यन फिर से उसे बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। निहारिका बस गुस्से में उसके बाहों में झटपटाती रहती है, लेकिन ज्यादा दर्द होने से वजह से आखिर में वह शांत हो जाती है। दोनों फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। और इधर हॉल में डाइनिंग टेबल पर दादाजी रवि और बबीता नाश्ता कर रहे थे और उनके सामने शुक्ला परिवार के लोग खड़े थे। दादाजी नाश्ता करते हुए एक नजर पीछे पलटकर आर्यन की रूम की तरफ देखते हुए बोले, बड़ी अजीब बात है, आज ना बहू आई ना आर्यन अपने रूम से निकलकर। दादाजी की बात सुनकर बबीता और रवि भी इस बारे में सोचने लगते हैं, पर रवि कुछ सोचकर एकदम से बोला, दादाजी मुझे लगता कि भाभी और भाई आपके परपोते की तैयारी कर रहे हैं। और रवि की बात सुनकर पहले तो दादाजी हैरान हो जाते हैं, फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, चलो ये तो ठीक है, अब कोई उन्हें डिस्टर्ब मत करना। और फिर बबीता को देखकर बोले, बेटा तुम दो घंटे उन लोगों के लिए खाना लेकर चली जाना एक नौकर के साथ। दादाजी की बात सुनकर बबीता हाँ मैं सिर हिला देती है। दादाजी फिर कुछ सोचकर बबीता से बोले, अच्छा नाश्ता करने के लिए गीता बेटी क्यों नहीं आए। दादाजी की बात सुनकर रवि बबीता को देखा है तो बबीता बोली, पता नहीं, जब मैं सोकर उठी तो वो सो रही थी चद्दर ओढ़कर, और जब मैं उससे पूछा कि वह नाश्ता करने चल रही है क्या तो बिना उसने मुझे देख बोला कि उसका पेट खराब है आज नहीं जाएगी। बबीता की बात दादाजी और रवि को अजीब लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उन सब का एक इंसान के चेहरे पर ध्यान नहीं जाता है। मनीष अपनी मॉम के पास चुपचाप खड़ा था, लेकिन जब गीता की बात आई तो वो अपना सिर ऊपर करके बबीता को देखने लगता है। इसके चेहरे पर एक अजीब डरा था जो पहले कभी नहीं थी। मीना जी ये देख लेती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, मनीष पर अपना सिर वापस नीचे कर लेता है। कुछ देर बाद दादाजी अपने रूम में चले जाते हैं। रवि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बबीता उठकर अपने रूम में जाने लगती है। बाकी लोग तो नाश्ता करने के लिए टेबल के पास आ जाते हैं, लेकिन मनीष भागकर बबीता के पास आते हुए बोला, 1 मिनट रुको बबीता। बबीता पलटकर मनीष को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम फिर मुझसे बात करने के लिए आए? भाई ने मना किया है ना, हमसे दूर रहा करो, मतलब मुझे और गीता से, क्योंकि मेरे भाई को पसंद नहीं है कि कोई भी लड़का हमारे करीब आए। इतना बोल गुस्से में बबीता जाने लगती है। तभी मनीष बोला, वो गीता का ध्यान रखना। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही बबीता पलटकर गुस्से से उसे देखकर बोली, तुम्हें मना किया है ना, एक बार में क्या समझ में नहीं आता? और खबरदार, जो मेरी छोटी बहन के बारे में कोई बात किया उसके करीब आए। वह थोड़ी बोली है इसलिए लोगों के बातों में आ जाती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, और एक बार अच्छे से बात कर ली इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। आगे से मुझसे बात की या मेरी बहन के करीब गए उससे बात की, तुम्हें सीधा जाकर आर्यन भाई को बता दूंगी और फिर तुम्हारा क्या होगा वह तुम ही जानना। इतना बोल गुस्से से बबीता अपने रूम में जाकर डोर बंद कर देती है। जिसे देखकर मनीष गहरी सांस लेकर जब वापस पलटता है तो देखा है कि उसके मॉम डैड मामा मामी उसे घूरे जा रहे थे डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठकर। जिसे देखकर एक पल के लिए तो मनीष के चेहरे पर डर वाले भाव थे, लेकिन बहुत जल्दी वो उन्हें छुपा लेता है और फिर नॉर्मल होकर उनके पास आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। बाकी लोग तो अपना नाश्ता करने लगता है, लेकिन मीना जी समझ गई थी कि जरूर मनीष ने कोई बड़ा कांड किया जो उनसे छुपा रहा है वह, लेकिन वह भी उसकी माँ है, पता लगा ही लेगी कि किया क्या है मनीष ने। और यही सोचकर वो मनीष को देखते हुए नाश्ता करने लगते हैं। मनीष समझ रहा था कि उसकी माँ को उस पर शक हो रहा है, लेकिन वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और राजीव जी, रवीना जी और राकेश जी नाश्ता करके जैसे ही चले जाते हैं अपने रूम में और फिर मनीष जाने को होता है तो मीना जी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाकर बोली, तू कहाँ चला? तेरे लिए तो मैं इतनी देर से बैठी हूँ, सबके नाश्ता होने के बाद भी। तू मुझे ये बता कि तूने रात में कैसा क्या किया है कि अभी भी तेरे चेहरे पर ऐसे भाव है, और तू उसे बबीता से क्या बात करने गया था जो वह गुस्से में तुझे सुना रही थी और तू चुपचाप सुन रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर मनीष अपने चेहरे पर डर के भाव को छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं माँ, कुछ तो नहीं हुआ, आप ऐसे ही चिंता कर रही है। वह तो मैं बबीता से माफी मांगने गया था और गीता का हाल पूछ रहा था, इसलिए वो थोड़ी गुस्सा होगी। मनीष की बात सुनकर मीना जियो से घूर के देखते हुए बोली, बेटे माँ हूं मैं तेरी, मुझे सब पता है तू कब क्या कांड करता है, इसलिए तो कितना भी छुपा ले मुझसे तू नहीं बच सकता। लेकिन मनीष तब भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है और खड़ा होकर वहां से भाग जाता है रूम में। और मनीष को ऐसा करता हुआ देखकर मीना जी समझ गई थी कि जरूर इसने कुछ तो किया है, लेकिन क्या किया यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था।
और वो खड़े होकर टेबल पर रखी प्लेट को समेटने लगती है। सब भाग गए उनके लिए काम छोड़कर और भी उन्हें प्लेट को उठाकर किचन में ले जाकर उन्हें धोने लगती है। और इधर गीता बबीता के रूम में। बबीता जब रूम में आती है तो वह देखती है कि गीता बेड पर नहीं है और फिर उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि गीता शायद नहा रही है। इसका मतलब वो नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं हुआ। यही सोचकर वो बेड पर बैठ जाती है। लेकिन बबीता बैठे बैठे करीब 1 से 2 घंटा हो जाता है और जब उसे केवल बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो वह गीता को आवाज लगाकर बोली, गीता इतनी देर क्या कर रही है बाथरूम में, क्या अभी तेरा नहाना हो नहीं पाया? लेकिन कोई आवाज नहीं आती है तो बबीता थोड़ी चिंतित हो जाती है। वो उठकर बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोली, गीता गीता डोर खोल, इतनी देर कौन नहाता है यार। लेकिन तब भी गीता डोर नहीं खुलती है। रवि की कार एक 5 स्टार होटल के आगे रुकती है जहां उसकी मीटिंग थी, तो वो कार से उतरकर होटल की में डोर से अंदर जाकर देखता है तो उसे सामने ही टेबल के पास बैठी कुर्सी पर सोनिया दिखाई देती है, जो उसे देखकर हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। जिसे देखकर रवि हाँ में सिर हिलाकर अपने हाथ में एक फाइल लिए ही सोनिया के पास पहुंच जाता है, तो सोनिया मुस्कुराकर उसे सामने कुर्सी पर बैठने को बोलती है। जिसे सुनकर रवि अपने हाथ में ली फाइल को टेबल पर रखते हुए कुर्सी पर बैठकर बोला, तुमने इस होटल में मीटिंग क्यों रखी? पिछली बार की तरह मेरे ऑफिस में हो सकती थी हमारी मीटिंग अच्छे से। रवि की बात सुनकर सोनिया, जो आज अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी, वह अपने कपड़ों को ठीक करके बोली, रवि जी वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि ना आज मीटिंग के साथ ही हमारी डेट भी हो जाए। सोनिया की बात सुनकर रवि उसे हैरानी से देखने लगता है, तो सोनिया हंसते हुए बोली, अरे इतनी सीरियस मत हो, मैं बस मजाक कर रही थी। आप मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो जो मैं आपके लिए डेट प्लान करूंगी, या आप मेरे लिए डेट प्लान करोगे। सोनिया की बात सुनकर रवि भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये बात तो सही है, वैसे ये रही वो फाइल जिस पर मैंने भाई के साइन करा लिए हैं, तो अब आप हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। रवि की बात सुनकर सोनिया को खुश होकर उस फाइल को उठाकर उसे खोलकर देखती है तो उस पर सिंह ग्रुप के असली मालिक की साइन थे। जिन्हें देखकर सोनिया को खुश होकर रवि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक्स रवि जी मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। आपकी कंपनी के साथ काम करना हर एक कंपनी का सपना होता है और आपने ये करके मेरा सपना पूरा कर दिया। थैंक्स, इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। सोनिया इशारों में रवि को बोलती है कि वो उसके साथ सोने को भी तैयार है। रवि, जो सोनिया के खुद का हाथ पकड़ने से और उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान था, वो उसका इशारा समझकर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। रवि थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी आप कुछ गलत समझ रही है, मेरी लाइफ में पहली सी कोई है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। रवि सोनिया के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला। रवि की बात सुनकर सोनिया को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और फिर से हंसते हुए बोली, अरे मैं बस मजाक कर रही थी, आप ज्यादा सीरियस मत होइए। लेकिन अब की बार रवि के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, बल्कि वह थोड़े नाराज की में बोला, सॉरी लेकिन मुझे ये सब मजाक में भी पसंद नहीं है और आगे से आपको जो भी काम की सिलसिले में बात करनी है वो डायरेक्ट मेरी सेक्रेटरी से बात कीजिए। इतना बोल रवि कुर्सी से खड़े होने लगता है, जिसे देखकर सोनिया भी जल्दी से कुर्सी से खड़े होकर बोली, सॉरी रवि जी, सॉरी प्लीज, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह आप मुझसे नाराज होकर नहीं जा सकते प्लीज। सोनिया की बात सुनकर रवि कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन आप मीटिंग में बचा क्या है, मैंने आपको ये फाइल दे दिए है, आगे की बात आप मेरे सेक्रेटरी से कर लेना। और वो जैसे ही जाने को होता है तो सोने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, देखो रवि जी, मुझे पता है आपने मुझे भी माफ नहीं किया। रवि बोला, नहीं मैंने आपको माफ कर दिया है, आप मुझे जाने दीजिए। सोनिया नामे सिर हिलाकर बोली, मैं आपको तब तक नहीं जाने दे सकती जब तक आप मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं ले लेते हो, और मैं तभी समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। सोनिया की बात सुनकर रवि हैरान होकर बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैंने आपको माफ कर दिया और मैं ड्रिंक नहीं लेता, सॉरी। और वो फिर से जाने लगता है, लेकिन कुछ देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो एक टक उसे जगह देखने लगता है। सोनिया, जो रवि के जाने से उदास हो रही थी और पर रवि को एक जगह रुका हुआ देखकर हैरान हो जाती है, और फिर वह जगह देखती है जहां रवि देख रहा था, तो उसे टेबल के पास कुर्सी, एक हैंडसम लड़का और उसके सामने एक लड़की बैठी थी। सोनिया उसे लड़की को देखते हुए हैरान होकर बोली, रवि जी यह तो आपकी सेक्रेटरी है ना। रवि, जो रूपाली को उसे लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बातें करके देख रहा था, वो सोनिया की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और वापस पलटकर सोनिया की कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां से उसे रूपाली साफ साफ दिखाई दे रही थी।
ये देखकर सोनिया हैरान थी और फिर वह भी रवि के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी रूपाली देखती है कि रवि ने उसकी फाइल को उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। सोनिया ये देखकर और जाना कंफ्यूज हो जाती है कि रवि ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इसकी सेक्रेटरी किसी और लड़के के साथ है तो उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। और फिर वो कुछ सोच कर बोली, रवि जी, कहीं आप अपनी सेक्रेटरी से प्यार तो नहीं करते। रवि सोनिया की बात का अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। वो बस सामने बैठी लड़की को एक तक देखे जा रहा था। उसे टेबल पर रूपाली अर्जुन को देखकर गहरी सांस लेकर बोली, देखो अर्जुन, अब मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ और मुझे और यह नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती उसी समय एक वेटर आता है और उनकी टेबल पर एक बॉक्स रखकर चला जाता है, जिसे देखकर रूपाली कंफ्यूज हो जाती है और वह अर्जुन से बोली, इसमें क्या है अर्जुन जी। रूपाली को कंफ्यूज देख अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए ही है, इसे खोलो। अर्जुन की बात सुनकर रूपाली कंफ्यूजन होकर उस बॉक्स को खोलने लगती है। और यह सब दूर बैठे रवि और सोनिया देख रहे थे। और सोनिया फिर जब रवि के चेहरे को देखती है तो वह एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि रवि को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। सोनिया फिर वापस पलटकर देखती है तो उसे टेबल पर रूपाली उसे बॉक्स को खोलकर जब अंदर देखती है तो एक और बॉक्स होता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होकर बोली, यह क्या मजाक है, बॉक्स के अंदर बॉक्स निकल रहा है। अर्जुन हंसते हुए बोला, खोलो खोलो, वैसे भी खोलो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अर्जुन की बात सुनकर रूपाली गहरी सांस लेकर उसे बॉक्स को भी खोलने लगते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स निकलता है, जिसे देखकर रूपाली को गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में अर्जुन से कुछ बोल पाती उससे पहले ही अर्जुन बोला, ओके, इसे मुझे दो, मैं खुलता हूँ। और वह छोटे से बॉक्स को लेकर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर साइड में आकर रूपाली को देखता है तो रूपाली उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। तभी अर्जुन अपनी एक घुटनों के बल बैठकर उसे बॉक्स खोलकर उसमें से एक खूबसूरत अंगूठी रिंग निकालकर उसे रूपाली के आगे करते हुए बोला, रूपाली, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सॉरी, यह मेरा पहली बार है इसलिए मुझे जाना नहीं पता, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। रूपाली जो शौक थी वो अर्जुन को देखने लगती है। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं और सब उम्मीद कर रहे थे कि रूपाली कब अर्जुन को हाँ बोलेगी और उसके हाथ में लिए अंगूठी रिंग को पहनेगी अपनी उंगली में। रवि जब ये देखता है तो उसका खुद से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो कुर्सी से एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देख सोनिया बोली, रवि जी, क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो गए, देखो कितना अच्छा मोमेंट है, वो हैंडसम लड़का आपकी सेक्रेटरी को प्रपोज कर रहा है। लेकिन सोनिया की बात रवि का गुस्सा शांत कराने की जगह और बढ़ा देता है और रवि गुस्से से उसे और जाने लगता है। इधर रूपाली अर्जुन को ऐसा करता हुआ देख और फिर एक नजर सभी को देख कुर्सी से खड़े होकर अपना बैग लेकर बोली, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रूपाली की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। अर्जुन हैरान होकर खड़े होकर बोला, लेकिन क्यों। अर्जुन की बात सुनकर रूपाली बोली, देखो अर्जुन, मैं किसी और से। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक आदमी तेज कदमों से उसके आगे से निकलकर अर्जुन के पास आकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर बोला, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूपाली को प्रपोज करने की, वो मेरी है। इतना बोल वो आदमी जो काले कपड़े पहने हुए था वो अर्जुन के चेहरे पर जोर का मुक्का दे मारता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सोनिया शौक के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और रूपाली किसी मूर्ति की तरह खड़े होकर उस काले कपड़े पहने आदमी की पीठ देख रही थी। और फिर वो अर्जुन को देखती है जिसके मुंह से खून आ गया था और हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था, लेकिन वो उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आदमी यानी रवि एक और जोर का मुक्का अर्जुन को मार देता है, जिससे अर्जुन जाकर नीचे गिरता है, जिसे देखकर रूपाली जल्दी से शौक से बाहर आकर आगे बढ़कर सामने खड़े इंसान को इग्नोर करके नीचे पड़े अर्जुन के पास बैठकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, अर्जुन जी, क्या आप ठीक हो। अर्जुन दर्द में भी हाँ में सिर हिलाकर बोला, लेकिन यह आदमी क्या बोल रहा है और यह मुझे मार क्यों रहा है रूपाली जी। अर्जुन कंफ्यूज और नम आंखों से बोली। अर्जुन की बात सुनकर रूपाली रवि को देखती है जो गुस्से से उन दोनों को देखे जा रहा था, जिसे देख रूपाली अर्जुन से बोली, उसे कोई गलतफहमी हुई है बस। इतना बोल रूपाली अर्जुन की उठने में मदद करके उसे कुर्सी पर बैठाकर फिर पलटकर रवि को देखती है जो गुस्से में और हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। ये देख रूपाली रवि के पास आते हुए बोली, क्या तुम बिना सोचे समझे किसी को भी मारने लगते हो। रवि, इसे हमारे बारे में नहीं पता था तो उसने ऐसा किया, लेकिन तुम्हें तो पता है, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते थे। रूपाली को रवि का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस आदमी ने सबके सामने अर्जुन को मारा, क्या इज्जत रह जाएंगी अब उसकी, क्या इस ये सब करना शोभा देता है।
सोनिया भी रवि के पीछे खड़े होकर यह सब देख रही थी और समझ गई थी कि इस लड़की ने रवि को धोखा दिया है। रवि रूपाली की बात सुनकर गुस्से में बोला, हाँ मारा मैंने इसे, और क्या तुम्हें नहीं पता था जो तुम इसके साथ डेट पर आई थी और यह सब कर रही थी। राज की बात सुनकर रूपाली हैरान होकर बोली, रवि तुम फिर गलत समझ रहे हो, मैं इसके साथ डेट पर। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रवि उसे हाथ दिखाकर बोला, अब रहने दो, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। रूपाली तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा करती हो, अगर यह मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता, और आगे से अब मुझे ना कॉल करना ना मेरे पास आना, हमारे बीच सब खत्म हो गया। रहो अब तुम इस आदमी के साथ, और ध्यान रखो इसका, देखो उसे कितनी चोट आई है। रवि अपने चेहरे पर फेंकी मुस्कान लाकर बोला, जिसे सुनकर रूपाली नम आंखों से उसे देखने लगती है। तो रवि एक नजर अर्जुन को देख जो उसे ही देख रहा था, फिर पलटकर जाने लगता है। सिंह विला। आर्यन और निहारिका अपने रूम में आराम से सो रहे थे बेड पर, तभी कोई उनके रूम का डोर जोर जोर से नॉक करते हुए बोल रहा था, आर्यन भाई, निहारिका भाभी डोर खोलो जल्दी। जिसे सुनकर निहारिका एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और वह बेड पर बैठकर बोली, बबीता इसे क्या हुआ, ये क्यों इस तरह डोर नॉक कर रही है। और फिर वह अपने पास लेटे आर्यन को देखती जो आराम से उसके पास सो रहा था कुंभकर्ण की तरह। निहारिका फिर बबीता को आवाज लगाती हुई बोली, 2 मिनट रुको बबीता, मैं आ रही हूँ। और फिर वह बेड से उठकर, उसे अभी भी दर्द हो रहा था लेकिन वह बेड से उतरकर नीचे पड़े अपने कपड़े पहन लेती है, और फिर राज के कपड़े ऊपर बेड पर रखकर राज के ऊपर चादर डाल देती है, और एक नजर खुद को आईने में देखकर फिर जाकर रूम का डोर खोल के देखती है तो सामने बबीता बहुत डरी हुई और घबराई हुई खड़ी थी। निहारिका उसे इस तरह देखकर कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ, तुम इतनी डरी और घबराई क्यों लग रही हो, क्या सब ठीक है ना। लेकिन बबीता निहारिका की बात को इग्नोर करके जल्दी से बोली, भाभी भाई को जल्दी उठाए, वो गीता ना बाथरूम में। इससे आगे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। लेकिन निहारिका समझ चुकी थी कुछ हुआ है गीता को, और उसके मन में भी एक अलग डर बैठ जाता है, इसलिए वह पलटकर जल्दी से आर्यन के पास आती है और आर्यन को कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, आर्यन जी उठो जल्दी, आर्यन जी। निहारिका इसे करने से और उसकी बात सुनकर आर्यन नींद में ही अपनी आंखें खोलते हुए बोला, क्या है यार, सोने दो ना और तुम भी सो जाओ आओ। इतना बोल आर्यन निहारिका को अपनी ऊपर खींचने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को होता है, उससे पहले ही निहारिका अपना हाथ पीछे करके साइड टेबल पर रखी बोतल को उठाकर उसका ढक्कन खोलकर उसका पूरा पानी आर्यन के मुंह पर डाल देती है, जिससे आर्यन एकदम से बेड से उठ जाता है और फिर गुस्से से निहारिका को देखता है अपने चेहरे से पानी साफ करके। तो निहारिका बोली, हब्बी मुझे घूरना बंद करो और जल्दी से अपने कपड़े पहनो, बाहर बबीता खड़ी है और वह बोल रही कि गीता बाथरूम बंद। मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया लेकिन इतना पता चल गया कि वो बहुत डरी हुई है, जरूर कुछ हुआ है हमारी गीता के साथ, आप जल्दी आओ तब तक मैं देखती हूँ। और इतना बोल जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर बबीता से कहती है कि उसका भाई आ रहा है, तब तक वो चल रही है उसके साथ। बबीता रोते हुए बोली, नहीं भाभी हमसे उसका डोर नहीं टूटेगा, भाई तोड़ सकते हैं, और जल्दी, हमने बाथरूम का डोर नहीं तोड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई को कहो थोड़ा जल्दी करने को बोलिए। बबीता की बात सुनकर निहारिका हैरान रह जाती है और वह कुछ बोल पाती है उससे पहले ही आर्यन केवल पैंट पहनकर शर्ट अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाता है उनके पास और बबीता को देखते हुए बोला, क्या हुआ, गीता को कहाँ है वो। निहारिका आर्यन को बिना शर्ट के देखकर बोली, हब्बी आप पहले शर्ट तो पहन लीजिए। आर्यन अपनी शर्ट पहने फिर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागता है, जिसे देखकर उसके पीछे बबीता और निहारिका भी भागते हैं। बबीता आर्यन के पीछे भागते हुए बोली, भाई मुझे नहीं पता लेकिन गीता करीब 2 घंटे पहले बाथरूम में गई थी, शायद उससे भी पहले वह नाश्ता भी करने नहीं आई थी, तब वह सो रही थी, जब मैं नाश्ता करने आई तो वह बाथरूम में थी और फिर करीबन 1-2 घंटे हो गए लेकिन वह आई नहीं है बाहर। निहारिका और आर्यन हैरान हो जाते हैं बबीता की बात सुनकर। गीता बबीता के रूम के आगे पूरा शुक्ला परिवार अपना से नीचे करे हुए खड़ा था, लेकिन वे लोग उन्हें इग्नोर करके सीधा अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो मनीष बाथरूम की कुंडी तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर आर्यन मनीष को दूर रहने को बोलता है तो मनीष साइड में खड़ा हो जाता है। ये देखकर आर्यन भागकर डोर की तरफ आता है और एक जोर की लात के साथ बाथरूम के डोर की कुंडी तोड़ देता है।
और उसके साथ ही बाथरूम का डोर खुल जाता है। आर्यन जैसे ही बाथरूम के अंदर आता है तो वह एक मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है वहीं पर एक पल के लिए, तो लेकिन तभी उसे पीछे से बबीता की चीख सुनाई देती है तो वह जल्दी से अपने शौक से बाहर आकर बाथरूम में बने बड़े से नहाने के टब में बेहोश पड़ी गीता के पास आते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे टाइम गीता के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और वह पानी में लिटा थी तो वहां पूरा पानी लाल हो चुका था खून से। आर्यन गीता को बाहर निकालता है, तब तक बबीता एक बड़ी सी टॉवल लाकर गीता के शरीर के ऊपर डाल देती है और जब गीता का शरीर पूरा ढक जाता है ताव से तो वो आर्यन को आंखें खोलने को बोलती है। आर्यन अपनी आंखें खोलकर अपनी गोद में बेहोश पड़ी लड़की को देखता है जिसके शरीर पर अब टॉवल थी, तो उसकी हालत देख आर्यन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पलटकर बाथरूम से बाहर आने लगता है और फिर एक नज़र निहारिका को देखता है जो किसी मूर्ति की तरह शौक खड़ी थी, और फिर उसके साइड में से निकलकर रूम में आ जाता है और बबीता निहारिका के पास आकर उसे कंधे से हिलाते हुए बोली, भाभी होश में आओ। बबीता की ऐसे करने से और उसकी बात सुनकर निहारिका जल्दी से पलटकर रूम में आ जाती है और उसकी पीछे बबीता भी। तो वे लोग देखते हैं कि आर्यन ने गीता को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर चादर डाल दी थी जिससे उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था सिर्फ, जो फीका पड़ चुका था और उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे जिन्हें बबीता और निहारिका हैरानी से देख रही थी। आर्यन फिर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगता है। तब तक निहारिका और बबीता गीता के पास आकर बेड पर बैठकर उसे देखने लगती है, जिन्हें देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्यन डॉक्टर के कॉल रिसीव करते ही बोला, मैडम आप जल्दी से सिंह विला आओ, एक इमरजेंसी है, प्लीज लेट मत होना। आर्यन की बात सुनकर दूसरी तरफ से डॉक्टर मैडम बोली, सॉरी सर लेकिन अभी मेरे पेशेंट हैं तो मैं पहले उन्हें देख रही हूँ, प्लीज आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन तभी आर्यन जोर से चीखते हुए बोला, आपको पता है ना आप किसे मना कर रही है, मैंने कहा जल्दी तो जल्दी आओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर दूसरी तरफ से डरी हुई आवाज आती है, ओके सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सीधी वहीं आ रही हूँ। इतना बोल वो मैडम कॉल काट देती है। कॉल कटते ही आर्यन गुस्से से बबीता को देखकर बोला, तुम इसके साथ रहती हो ना 24 घंटे, इसके साथ ये सब कैसे हुआ, और वो 2 घंटे बाथरूम में बंद थी और तुम आराम से बेड पर इधर बैठी रही। आर्यन की गुस्से भरी बात सुनकर बबीता रोते हुए बोली, सॉरी भाई मुझे नहीं पता था कि यह सब हो रहा है, इसके साथ यह सुबह जब नाश्ता करने नहीं आई तो मुझे लगा इसे भूख नहीं होगी। बबीता की बात सुनकर आर्यन गुस्से में अपना फोन जमीन में दे मारता है, जिसे देखकर और उसकी आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं। निहारिका आर्यन को इतनी गुस्से में देखकर हैरान थी और फिर वो बबीता को देखते हैं जो काफी ज्यादा डर चुकी थी और रोए जा रही थी। ये देखकर निहारिका आर्यन से बोली, आर्यन जी शांत हो जाओ, उससे ये सब गलती से हुआ और वह कह रही है ना कि उसे नहीं पता था कि गीता के साथ ऐसा हुआ है, और हमें बजे भी तो नहीं पता कुछ कि यह सब हुआ कैसे। निहारिका की बात सुनकर आर्यन गीता के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, बच्चा उठ, देख तेरा भाई तुझे बुला रहा है, चल अब खड़ी हो जा, और तूने ये सब क्या कर लिया अपने साथ, क्या मुझसे नाराज थी, बोलना बच्चा तुझे क्या हुआ, भाई से कोई इतना नाराज थोड़ी होता है कि खुद को ही चोट पहुंचा ले। आर्यन गीता की माथे पर लगी चोट पर हाथ रखकर बोला, और आर्यन को ऐसा करते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर निहारिका उसके कंधे पर रखकर नम आंखों से बोली, शांत हो जाए हब्बी, मुझे लगता है कि वो बस बेहोश हुई है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले लेडी डॉक्टर की आवाज आती है हॉल में से, जो आर्यन को बुला रही थी। मिस्टर सिंह आप कहाँ हैं, जल्दी आओ, मुझे अपने पेशेंट को छोड़कर आना पड़ा यहाँ पर। और उसे आवाज को सुनकर आर्यन खड़े होकर जा पता उससे पहले ही मनीष जो चुपचाप दूर खड़ा गीता को देखे जा रहा था वो बोला, डॉक्टर को मैं लेकर आता हूँ, रुको। और इतना बोल वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है सभी को देखकर, और बाकी सब फिर गीता को देखने लगते हैं। मनीष रूम से बाहर निकलकर आता है तो मीना जी बोली, क्या हुआ उसे, लड़की का क्या वह ठीक है? लेकिन मनीष उन्हें और उनकी बातों को इग्नोर करके डोर के पास खड़ी लेडी डॉक्टर के पास भागते हुए जाता है और उन्हें अपने पीछे आने को बोलता है, जिसे समझकर डॉक्टर मनीष के पीछे आने लगती है। ये देखकर मीना जी, राजीव जी और रवीना जी के साथ राकेश जी भी हैरान हो जाते कि उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया, ऐसा भी क्या हुआ लड़की को। लेकिन मनीष उन्हें कुछ बताता नहीं है, बस डॉक्टर को लेकर अंदर रूम में चला जाता है। अंदर जाकर मनीष डॉक्टर को बेड पर लेते गीता को दिखाकर बोला, मैडम जी इन्हें देखिए प्लीज। वो लेडी डॉक्टर हाँ मैं सिर हिलाकर गीता के पास आकर पहले उसके चेहरे को देखती और फिर एक नज़र सभी को देखकर बोली, आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए रूम से बाहर जाओ, मुझे देखने दीजिए इन्हें। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर बबीता और निहारिका बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगते हैं मनीष के साथ रूम से बाहर, लेकिन आर्यन बेड से नहीं उठता है तो वह लेडी डॉक्टर बोली,
आर्यन सर प्लीज आप बैठे रहेंगे तो मैं इनका चेकअप नहीं कर सकती। और डॉक्टर की बात सुनकर निहारिका वहीं रुक कर पलटकर आर्यन को देखती है जो किसी मूर्ति की तरह बैठा था बेड पर और एक तक गीता को ही देखे जा रहा था। ये देखकर निहारिका आर्यन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अब भी चलो मेरे साथ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाती है और फिर रूम का डोर बंद कर देती है। रूम का डोर बंद होते ही वह लेडी डॉक्टर अपने हाथ में लिए बैग को पहले साइड टेबल पर रखती है और फिर जब वह गीता के ऊपर से चादर हटाकर देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उस 5 स्टार होटल में रवि को जाते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सोनिया जो उसके पास ही खड़ी थी वह बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पता नहीं रवि जी को तुम में ऐसा क्या दिख गया कि वो तुम जैसी धोखेबाज लड़की से प्यार कर बैठा। देखो बेचारे कितने दुखी होकर गए हैं, अब आगे से उनके पास गलती से भी मत आना वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हें मैं अच्छी तरह से पता है। इतना बोल सोनिया भी पलटकर अपनी टेबल के पास जाकर वहां से फाइल उठाकर भागती हुई होटल से बाहर निकल जाती है। और सोनिया की बात सुनकर तो रूपाली के दिल में दर्द सा होने लगता है और तभी उसकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छाने लगता है और वह जैसे ही बेहोश होकर गिरने को होती है तभी अर्जुन जो पीछे कुर्सी पर बैठकर ये सब देख रहा था वह भागकर उसे पकड़ लेता है और रूपाली को बेहोश देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अर्जुन रूपाली को देखकर गहरी सांस लेकर मन में बोला, सॉरी मुझे ऐसा करना पड़ा लेकिन मेरे पास एक ही यही रास्ता था तुम दोनों को अलग करने का। इतना बोल अर्जुन रूपाली को होटल से बाहर ना ले जाते हुए लिफ्ट की ओर ले जाता है और फिर लिफ्ट से एक रूम में ले जाकर बेड पर रूपाली को आराम से लिटा देता है और फिर उसके पास बैठकर उसके सिर के बालों में हाथ फिरते हुए सोचने लगता है कि उसे कब पता पड़ा रवि और रूपाली के बारे में। फ्लैशबैक, कल शाम को रूपाली के घर के गार्डन में जब रूपाली उसे छुपकर किसी को मैसेज कर रही थी तब उसने उसके फोन में वह नाम पढ़ लिया था जहां रवि सिंह लिखा हुआ था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया तो एक पल के लिए और उसे विश्वास नहीं हुआ कि रूपाली और रवि सिंह एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब रूपाली रवि से बात करने के लिए उसे दूर होकर उसकी तरफ पीठ करके रवि से बात कर रही थी तब वो रूपाली के पीछे जाकर उनकी बातें सुन रहा था और वह तब समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर क्या था, उसके दिल में इतनी जलन हुई कि वह रात भर नहीं सोया और उसने तय कर लिया था कि इन दोनों को अलग करेगा, इसलिए उसका ये प्लान था। से पता चल गया था कि रवि यहाँ पर आ रहा है, इसलिए टाइम से पहले रूपाली को लेकर यहाँ पर आ गया था और जब रवि उससे लड़की से बात कर रहा था तो उसकी नजर उसे पर थी। फ्लैशबैक एंड। और फिर तो सबको पता है कि उसके बाद क्या हो हुआ, जिसे सोचकर अर्जुन हंसने लगता है और फिर गुस्से में बोला, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है, अब मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा और ना तुम्हें उसे रवि के करीब जाने दूंगा, वैसे तो आपको तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा। रवि इतना बोल अपने नाक से खून साफ कर लेता है। एक छोटी सी चोट के बदले उसे रूपाली मिल गई जबकि वह रूपाली के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है और यही सोचकर रूपाली के बालों में हाथ फेरने लगता है। दूसरी तरफ रवि अपनी कार को तेजी से भगा रहा था जिसके पास सोनिया बैठी थी और वह काफी डर रही थी रवि को इतनी गुस्से में देखकर, और वो उसे देखते हुए बोली, रवि जी प्लीज शांत हो जाए, एक लड़की की जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती और प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए चिंता करे, उसे लड़की की सजा हमको मत दो। रवि गुस्से से सोनिया को देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था गाड़ी में बैठने के लिए, और अपनी यह बकवास बंद करो। इतना बोल वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है। रवि की बात सुनकर और उसे कार की स्पीड बढ़ाते हुए देखकर सोनिया और ज्यादा डर जाती है, कहीं उसने गलती तो नहीं की इस पागल आदमी के साथ बैठकर, लेकिन यही मौका है जब उसकी करीब आ सकती है वो। यही सोचकर वह बोली, रवि जी मैं तुम्हें इसे हालत में नहीं छोड़ सकती थी, तुम अब बस अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठे हो और एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जान देने जा रहे हो जिसे तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं। देखा कैसे उसे लड़के की चिंता कर रही थी जबकि तुम उसका प्यार उसके सामने खड़े थे, तुमसे सब क्लियर करने की जगह वह उसे लड़के का ध्यान रख रही थी। सोनिया की बात सुनकर रवि का गुस्सा बढ़ जाता है और वो फुल स्पीड से कार को ले जा रहा था और कार शहर से बाहर आकर खाई की तरफ जा रही थी। सोनिया जिसे देखकर बहुत डर रही थी और वो बार बार रवि को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहा था उसकी, और जब कार खाई के बिल्कुल पास आ जाती है तो सोनिया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रवि कार के ब्रेक लगाकर उसे एकदम से मोड़ देता है जिससे कार बिल्कुल करीब आकर रुकती है खाई के थोड़ी और दूरी, और फिर कार जाकर खाई में नीचे गिरती।
सोनिया जब आंखें खुलती है तो वो कार को रुकी देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है और फिर रवि को देखकर बोली, तुम पागल हो चुके हो यार, ऐसा कौन करता है, मैं कितनी डर चुकी थी। लेकिन रवि सोनिया की बात को इग्नोर करके कार से उतर जाता है, जिसे देखकर सोनिया भी जब कार से बाहर आकर देखती है कि रवि खाई की बिल्कुल करीब आकर अपनी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है अपने चेहरे पर हाथ रखकर। और रवि को ऐसा करते हुए देखकर सोनिया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसे कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ, लेकिन उसे इतना पता है कि प्यार में धोखे खाए इंसान का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने धोखा खाया हो। और वह चुपचाप वहीं पर खड़ी होकर रवि को रोते हुए देखती रहती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि अभी रवि को अकेले छोड़ना ही सही होगा। और वह घर में वापस जाकर बैठ जाती है और फिर अपना फोन चलाने लगती है। कुछ देर बाद रवि वापस आकर कार में बैठ जाता है। सोनिया उसे देखती है तो अब वो नॉर्मल लग रहा था। रवि कार चालू कर उसे वापस मोड़ देता है शहर की तरफ। रवि कार ड्राइव करते हुए सोनिया को एक नजर देख बोला, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है। रवि की बात सुनकर सोनिया जो उसे देख रही वो उसकी बात सुनकर बोली, तुम ठीक हो ना। रवि हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देख सोनिया बोली, गुड रवि जी, उसे भूल जाओ जिसे आपकी प्यार की कदर नहीं है। रवि सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देता है, बस कार ड्राइव कर रहा था, जिसे देख सोनिया बोली, रवि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल समय है, लेकिन तुम्हें खुद को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। सोनिया की बात सुनकर रवि बस हाँ में सिर हिला देता है और फिर सोनिया के ऑफिस के आगे कार रोक देता है, जिसे देखकर सोनिया कार से उतरने से पहले रवि को देख बोली, रवि उम्मीद है कि अब तुम उसके लिए नहीं रोगे। रवि फिर से हाँ में सिर हिला देता है और सोनिया कार से उतरकर जिसे ही डोर बंद करती है। और रवि को देख कुछ बोल पाती उससे पहले रवि बाय बोलकर कार को आगे बढ़ा देता है, जिसे देख सोनिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पता नहीं तुम लड़के इससे इतना क्यों फर्क पड़ता है, मुझे देखो मेरे लाइफ में कई लड़के आए और चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें बेस्ट की तलाश होती है और अब तुम पर मेरी नजर है, क्योंकि तुमसे बेस्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता और कोई रवि में तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। इतना बोल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर पलट कर अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। रवि कार चला रहा था और अब उसके आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं और रूपाली को याद कर बोला, तुमने क्यों छुपाया मुझसे ये सब, आखिर तुम्हें किसी और का ही हाथ थामना था तो क्यों मेरे साथ प्यार का नाटक किया, या फिर तुम्हारे लिए वो टाइम पास था। रूपाली कल तक सब ठीक था ना, फिर ये लड़का हमारे बीच में कैसे आ गया, या ये भी पहले से ही हमारे बीच में था। रवि यही सब सोचकर कार ड्राइव कर रहा था और अपने आंखों से आंसू साफ करने लगता है अपना सिर नीचे करके, और जिसे ही अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक के बिल्कुल करीब आ गई थी, जिसे देख रवि शॉक रह जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि उसे इस समय क्या करना है, और अगले पल वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। रवि की कार और ट्रक का बुरी तरह का एक्सीडेंट होता है, जिसे देख आसपास खड़े लोग डर जाते हैं और सब उस तरफ भागते हैं। होटल रूम में बेड पर सो रही रूपाली एकदम से अपनी आंखें खोलकर रवि का नाम लेकर उठकर बैठ जाती है, जिसे सुनकर अर्जुन जो सामने कुर्सी पर बैठा रूपाली को देखकर खुश हो रहा था, वो रूपाली को एकदम से ऐसा करने से जल्दी से कुर्सी से खड़ा होकर रूपाली के पास आते हुए बोला, क्या हुआ रूपाली जी, आप इस तरह क्यों चीखी। अर्जुन इतना बोल रूपाली के पास बैठकर उसे देखने लगता है तो जिसके माथे से पसीना और वो कभी डरी हुई लग रही थी। रूपाली अर्जुन को देखकर रोते हुए बोली, अर्जुन वो रवि एक्सीडेंट का। इतना बोल वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है, जिसे देख अर्जुन कंफ्यूज होकर बोला, लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा और ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अर्जुन की बात सुनकर रूपाली उसे घूर के देखती है और फिर आसपास देख बोली, मैं कहाँ हूँ अर्जुन, और तुम मुझे या क्यों लाए, मुझे अपने रवि के पास जाना है, तुम दूर हटो। इतना बोल वो बेड से उठने लगती है। अर्जुन रूपाली की बात सुनकर गुस्से से रूपाली का हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर बैठा कर बोली, मैंने कहा ना वो तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो तुम्हें क्यों उसके पास जाना, और अब तुम उसके पास नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। अर्जुन की गुस्से भरी बात सुनकर और उसे अपने साथ ऐसा करते हुए देखकर रूपाली को भी गुस्सा आता है अर्जुन पर, और वो गुस्से से उसका हाथ अपने हाथ से छोड़ाकर बोली, दूर रहो मुझसे, तुम मुझे मेरे रवि से दूर नहीं कर सकते अर्जुन। और गुस्से में बेड से खड़े होकर रूम के डोर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर अर्जुन जो अपनी दूसरी साइड रूपाली को नहीं दिखाना चाहता था, अब रूपाली ने उसे वो दिखाने पर मजबूर कर दिया था और वो गुस्से से खड़े होकर बोला, बस बहुत हुआ ये शरीफ बनना, अब तुम अर्जुन का असली रूप देखो, तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं।
इतना बोल अर्जुन गुस्से में रूपाली के पास आता है जो रूम का डोर खोलने ही वाली थी वो, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाकर लाल आंखों से रूपाली को देखकर बोला, मैंने कहा ना कि तुम उसके पास नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती रूपाली, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली माइन। रूपाली अर्जुन का ये रूप देख शॉक हो जाती है और उसके आंखों में देख उसे डर लगने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।